हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 पेपर 1 सेक्शन 2 में मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे एंड नो डाउट बहुत ही टफ क्वेश्चन आए हुए थे। हर एक ऑप्शन को सॉल्व कर करके देखना पड़ रहा था हर एक क्वेश्चन में। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं जो भी ने उनको बता दूं कि इस चैनल पे जेई मैथ्स की तैयारी होती है। जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे तुम्हें अपलोड सेक्शन दिखेगा। उसके नीचे तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तुम देख सकते हो प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं। 2011 से लेकर के अभी तक के सारे पेपर सॉल्व किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया गया है। उसके बाद तुम देखोगे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर सॉल्व करे गए हैं। उसके बाद तुम्हें दो और प्लेलिस्ट दिखेगा, लेट्स क्रैक जेई मेन, जिसमें कि जेई मेन लेवल के हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है अलॉन्ग विथ उसका कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाया गया है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज, जिसमें कि हमने जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। वैसे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम्हें इस प्लेलिस्ट से। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईटी जेई। जो भी बच्चे फाउंडेशन बिल्डर करना चाहते हैं, बेसिकली जो भी 9th 10th में या फिर 8th में एंड वो जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे, तो जो भी जेई मेन में ऑलरेडी है या फिर तुम्हारे बोर्ड्स में है या फिर जेई एडवांस में है, वो सारे चैप्टर यहाँ पे कवर किए जाएंगे बेसिक लेवल। इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि तुम्हें एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, बेसिक एक स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म मिल जाए, ताकि तब तुम जब तुम 11th एंड 12th में जाओगे तो तुम्हें कुछ भी नया ना लगे। तो तुम्हें अगर जानना है कि कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड है, तुम सबसे पहला वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। एंड तुम इसमें देख सकते हो कि ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स का मल्टीपल प्लेलिस्ट यहाँ पे बन चुका है। जैसे ही जेई एडवांस का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन 2। तो यार यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। एंड तुम क्वेश्चन देखोगे तो देख के ही लग रहा है कि यार इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। तो तुम जब देखोगे कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा होगा तो इस टाइप की चीज़ें जेई पूछते रहती है। ठीक है, ये फेवरेट है जेई का। इस टाइप का अल्फा एन डिफाइन कर देगा, ए एन डिफाइन कर देगा, कुछ भी डिफाइन कर देगा, देन कुछ कुछ पूछ लेगा। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें ऑलरेडी जेई ने पूछा है, लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने थोड़ा सा बदल के पूछा। उसको मल्टीपल करेक्ट में पूछा एंड बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करवाया। लेट्स सी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना है। इसके दो रूट्स गिवन है, अल्फा एंड बीटा। देन उन्होंने दो क्वांटिटी डिफाइन किया है, ए एन। ए एन बेसिकली इन्होंने बोला अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। ये तो नीचे वाला चीज़ एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मुझे पता है। अल्फा माइनस बीटा का मॉडुलस रूट डी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, वो निकल जाएगा। सिमिलरली मुझे अल्फा एंड बीटा भी पता है। कोई बोल दे वी कैन फाइंड आउट अल्फा एंड बीटा, वी कैन से यस। कैसे? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ऐसे। अब उन्होंने एक और क्वांटिटी डिफाइन की, बी एन। एंड बी एन की वैल्यू उन्होंने, बी वन की वैल्यू उन्होंने वन दी है, बी वन इज इक्वल टू वन। एंड उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया बी एन विच इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन प्लस वन। यहाँ पे एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू है एंड इसको डिफाइन करने के लिए एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन दिया है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी डिफाइन हो गई। अब उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है। आजकल एक फैशन चल चुका है कि ये पूछते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन या फिर कौन कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है। तो सबसे पहला पार्ट देखोगे तो ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए एन का वैल्यू जो आने वाला है ए एन प्लस टू माइनस वन। ओके, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स कैलकुलेट। तो तुम बोलोगे यार ए वन का मतलब क्या है सर? तो अल्फ़ा में एन के जगह वन रखोगे, अल्फ़ा टू दी पावर वन माइनस बीटा टू दी पावर वन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ए टू क्या आएगा? तुम बोलोगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। ए थ्री क्या आएगा? अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इस तरीके से कितने टर्म्स तक जाना है? एन टर्म्स तक जाना है। ए एन डेट इज अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा।
ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि बेसिकली अल्फ़ा माइनस बीटा सब में कॉमन है, एंड ऊपर दो अलग अलग जीपी आ रहा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, अल्फ़ा टू द पावर एन, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डॉट 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 अल्फ़ा टू द पावर एन, एक जीपी है। एंड माइनस साइन सब में कॉमन ले लोगे तो यू विल सी कि एक और जीपी आ रहा है बीटा में, डेट इज़ बीटा, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब से लेकर के बीटा टू द पावर एन। ओके, सो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू। देखो सिंपल है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर एन कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स से, वन से स्टार्ट हुआ एन तक गया। ओके, तो जीपी का जो सम होगा ए इंटू आर, कॉमन रेशियो इज अल्फा टू द पावर एन माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन, माइनस बीटा में आ जाएगा बीटा इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस वन अपॉन बीटा माइनस वन होल डिवाइड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, इसी को सिंप्लीफाई करने में लोचा है। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, देखो जब भी बहुत ज़्यादा पावर हो ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखने का कि वी विल हैव टू यूज़ द इक्वेशन। मतलब बहुत ज़्यादा पावर पूछ ले तो हमें इक्वेशन को ही यूज़ करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डेट मीन्स इफ़ अल्फा इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो यहाँ पे वी कैन ऑलवेज से अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होने वाला है। ठीक है, ओके, सो अल्फा स्क्वायर इज बेसिकली क्या होने वाला है? अल्फा प्लस वन के बराबर। ओके, सो बेसिकली देखो अल्फा स्क्वायर, हमें अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन चाहिए, तो यहाँ से अल्फा अपॉन अल्फा माइनस वन अगर एक कुछ वैल्यू आ जाए तो बीटा अपॉन बीटा माइनस वन भी एक वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से मैं किस तरीके से अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस वन जनरेट कर सकता हूँ? तो सबसे पहले वी विल हैव टू थिंक कि किस तरीके से मैं अल्फ़ा माइनस वन जनरेट कर सकता हूँ। उसके लिए हमें दिखेगा कि अगर मैं फर्स्ट में अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा में कॉमन ले लूँ तो अल्फ़ा माइनस वन तो जनरेट हो गया एंड वन को RHS में भेज दिया, तो यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू है वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन आ गई। सो मैं डायरेक्टली वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन को अल्फ़ा लिख सकता हूँ। सो ये टर्म रिड्यूस हो गया, अल्फ़ा एंड वन अपॉन अल्फ़ा माइनस वन, डेट इज अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस वन माइनस बीटा स्क्वायर बीटा टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि एक कांस्टेंट है वो तो आ जाएगा। सो फ्रॉम हियर हम लोग देख सकते हैं दिस इज अल्फ़ा, ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस टू माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस टू माइनस बीटा टू द पावर एन प्लस टू को एक साथ रखते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर एक साथ आ जाएगा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये कितना आ गया? ये तो ए एन के डेफिनेशन से ए एन प्लस टू लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ऊपर इज अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्टीमेटली सिर्फ बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। मेरे पास जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो था, इसके दो रूट्स थे अल्फ़ा एंड बीटा, सो सम ऑफ द रूट तो हमें पता ही है माइनस बी बाई डेट इज़ वन, तो ये अल्टीमेटली आ गया ए एन प्लस टू माइनस वन। क्या हमारा रिजल्ट सही है पहला वाला? तो वी विल से हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो अभी सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन में पूछा गया है ए एन अपॉन टेन टू द पावर एन, ये भी एक जीपी है, ए एन अपॉन टेन टू द पावर एन। भाई सॉल्व करते करते पागल हो जाने वाला है। टेन टू द पावर एन समेसन एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, शायद यही है ना, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है तो ए एन की वैल्यू डाल देंगे, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन डिवाइड बाई टेन टू द पावर एन अल्फा माइनस बीटा, वो तो एक कांस्टेंट है समेसन के बाहर चला जाएगा। ओके, सो दिस इज वन अपॉन अल्फा माइनस बीटा, समेसन को स्प्लिट किया जा सकता है, समेसन अल्फा अपॉन टेन टू द पावर एन आ जाएगा एक अलग से, समेसन बीटा अपॉन टेन टू द पावर एन एक अलग से आ जाएगा, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी। ये दोनों कैसे हैं? तो यू कैन से ये दोनों क्या हैं? ये दोनों इनफाइनाइट जीपी है एंड ये ओवरऑल मल्टीप्लाइड है। ठीक है,
सो यहाँ से हम लोग बोल सकते ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना ही आएगा, इतना ही आएगा, माइनस ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, 1 माइनस बीटा अपॉन 10। ये कैसे आ गया ये तुम थोड़ा सा सोचो। जैसे इस टर्म्स के या फिर इस जीपी का सारा टर्म लिखोगे, सबसे पहला टर्म अल्फा अपॉन 10 आने वाला है, दूसरा अपन अल्फा अपॉन 10 दी होल स्क्वायर से इन्फिनिटी तक। सिमिलरली ये बीटा अपॉन 10, बीटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर लाइक दिस टिल इन्फिनिटी। तो फर्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म इसका कॉमन रेशियो डायरेक्टली दिख रहा है। सो n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है ना, हाँ ठीक है, चेक कर लिया हमने। इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तुम्हें दिख रहा है क्वेश्चन है ना, हर एक क्वेश्चन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन। दिस इज अल्फा 10 माइनस अल्फा माइनस ऊपर बीटा नीचे 10 माइनस बीटा। क्या किया मैंने, ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, ऊपर जाएगा तो अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा माइनस बीटा इंटू 10 माइनस अल्फा। देखो ये आ गया 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा माइनस 10 बीटा प्लस अल्फा बीटा डिवाइड बाय 10 स्क्वायर डेट इज 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है यही आया ना, 10 माइनस 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, हाँ ठीक है यही आया। ऊपर अल्फा प्लस बीटा कट गया, 10 कॉमन है, ब्रैकेट में अल्फा माइनस बीटा है, वो अल्फा माइनस बीटा इससे कट जाएगा, तो ऊपर बेसिकली 10 आ जाएगा, नीचे आ गया 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 आ चुका था, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा देख लो। हमारे पास जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट से अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो आ गया 1, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए डेट इज -1। तो यहाँ से ये तो -1 आ गया, दिस इज -1। ठीक है तो ये आ गया अल्टीमेटली 10 डिवाइड बाई 100 माइनस 10 -1, तो 90 माइनस 1 89, तो 10 अपॉन 89 आ गया। क्या ऑप्शन नंबर 2 सही है, बोलेंगे यस, ऑप्शन नंबर 2 में यही गिवन था। अभी ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 चेक करेंगे एंड उन्होंने बोला है बी एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन है, ये प्रूफ करके दिखाओ अगर है तो। ठीक है प्रूफ करके दिखाओ क्या, बी एन। ओके तो बी एन इज इक्वल टू क्या गिवन था, बी एन इज इक्वल टू कुछ गिवन था, बी एन इज इक्वल टू गिवन था ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1, ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1। इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा एन माइनस 1 माइनस बीटा एन माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा एन प्लस 1 माइनस बीटा एन प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा एन माइनस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा एन माइनस 1 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे दोनों के अल्फ़ा माइनस बीटा। अच्छा जो हमारा इक्वेशन था उसका यूज करना ही पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा प्लस 2। तो यहाँ से अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 2 माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस 1 बीटा प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है नीचे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आगे सोचो, अल्फ़ा प्लस 2 अगर ब्रैकेट ओपन भी कर दे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस 2 इंटू अल्फ़ा टू द पावर एन माइनस 1 माइनस बीटा टू द पावर एन माइनस 2 इंटू बीटा टू द पावर एन माइनस 1, एंड इसको अगर हटा भी लिया दिस इज ए एन, फिर से ए एन एन के टर्म में ही आ जाएंगे कुछ, है ना। दिस मीन्स यहाँ पे मुझे तो प्रूफ करना है दिस इज बी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, मुझे अल्फ़ा एंड बीटा के टर्म में ही करना है। दिस मीन्स मुझे क्या करना चाहिए, अल्फ़ा प्लस 2 की वैल्यू ही निकाल लेनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac बाई 2 है। तो एक रूट आ गया 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड दूसरा रूट आ गया 1 माइनस रूट 5 बाई 2। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। क्वेश्चन पढ़ो,
बोल दिया अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, इसका मतलब पॉजिटिव वाला तुम्हें लेना है। तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये मुझे पता चल गया। तो आई कैन फाइंड आउट अल्फ़ा प्लस टू। अल्फ़ा प्लस टू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1+√5/2 प्लस टू, तो ये तो आ गया √5 + 5/2। दोनों में ऊपर √5 कॉमन निकाल सकते हो, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 1+√5/2, तो ये तो डायरेक्टली √5 अल्फ़ा लिखा हुआ है। वाह, तो अल्फ़ा प्लस टू √5 अल्फ़ा लिखा हुआ है। सिमिलरली बीटा प्लस टू निकाले तो कितना आ रहा है देखो, तो ये तो 5 - √5/2 आ रहा है, तो बीटा प्लस टू। ठीक है, यहाँ पे 2 ऐड किया। ओके, सो यहाँ √5 कॉमन लिया तो √5 - 1 इस बार आ रहा है /2, ये तो माइनस बीटा है। तो हम लोग इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि α⁴n-1 अल्फ़ा प्लस टू को √5 टाइम्स अल्फ़ा लिख सकते हैं, β⁴n-1 बीटा प्लस टू को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स √5 बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये तो लिखा हुआ है √5 टाइम्स α⁴n प्लस √5 टाइम्स β⁴n डिवाइड बाय अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी निकाला जब तो वो आ गया b² 1 - 4 से 5 आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉडुलस इज -d डेट इज है ना √d डेट इज √5/a इज़ 1। तो √5 ये अल्फ़ा माइनस बीटा तो √5 ही है, तो वहाँ से दिख रहा है ये अल्टीमेटली α⁴n प्लस β⁴n आ गया। मतलब bn की वैल्यू अल्टीमेटली α⁴n प्लस β⁴n आ ही गई। ठीक है, तो ये भी आंसर सही हो गया हमारा। ओके, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट। अब तुम्हें लेंथीनेस दिख रहा है क्या, लेंथीनेस दिख रहा है क्या, एक ही पेपर में कितना टफ क्वेश्चन आ गया है। सोचो, ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ तोड़ फोड़ कॉन्सेप्ट लग रहा है, कुछ हमें पता ही नहीं है। वी नो ईच एंड एवरीथिंग, है ना, वी नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन क्या क्वेश्चन इतनी आसानी से बन रहा है, क्या टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, इसलिए ये पेपर कैसा है, बहुत टफ है। चलो लास्ट ऑप्शन bn तो अभी तुरंत हमने प्रूफ किया वो इतना है अपॉन 10⁻n, तो इसको अलग अलग ही स्प्लिट कर दो दोनों का समेसन, तो ये फिर से 1 से इन्फिनिटी, तो a डिवाइड बाय 1 - α/10, a डिवाइड बाय 1 - β/10, तो ये अल्टीमेटली आ गया α/10 - अल्फ़ा β/10 - बीटा, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 10 अल्फ़ा - अल्फ़ा बीटा 10 अल्फ़ा - अल्फ़ा बीटा प्लस 10 बीटा - अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय 10 × 10 100 -10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इस बार ऊपर आ गया 10 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा -2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाय 100, ये तो अभी तुरंत हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 89 आया था, एंड ये 1 है तो ये तो 10 है माइनस, और ये -1 है तो +2, दिस इज़ 12/89। क्या 12/89 लिख गया है, नहीं दिया है, दिस मीन्स डी ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया ABC। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा एंड वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया पेपर सॉल्व करने के पहले कि जो पेपर जो है हमारा बहुत ही टफ लेवल का है, टफ लेवल का है, एंड एक क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। दिस मीन्स इस पेपर का कट ऑफ भी बहुत कम गया होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास मैट्रिक्स का है। अब देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है M, उसमें कुछ एलिमेंट है जो कि अननोन है। ओके, एक और मैट्रिक्स गिवन है एडजॉइंट M, वो पूरा का पूरा फुल पता है मुझे एडजॉइंट M की वैल्यू। ओके, वेयर A एंड B आर रियल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर ऑप्शंस आर करेक्ट। फिर से देखो 4 ऑप्शन है एंड चारों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा मुझे। तो तुम्हें दिख रहा है लेंथीनेस ऑफ द पेपर। तुम पहले सोचो, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझो। A + B = 3 बोला,
ए की वैल्यू बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोई बंदा क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका एडजॉइंट निकालोगे, उसके एडजॉइंट को बोलोगे ये इसके बराबर है। उस एडजॉइंट में जब एडजॉइंट एम कैलकुलेट करोगे उसमें ए एंड बी होगा, तो ए एंड बी के इक्वेशंस आ जाएंगे, उससे ए एंड बी सॉल्व हो जाएगा। पहला ऑप्शन सॉल्व। दूसरा ऑप्शन में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगेगा, तीसरा ऑप्शन में प्रॉपर्टी लगेगा, चौथा ऑप्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। जब ए और बी पता चल जाएगा तो अपने आप बाकी सारे ऑप्शन सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, एडजॉइंट टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन सोचो क्या पूरा का पूरा एडजॉइंट टाइम निकाल ले, पूरा का पूरा एडजॉइंट टाइम कैलकुलेट कर ले? नहीं, पूरा का पूरा एडजॉइंट टाइम कैलकुलेट क्यों करना, मुझे ए एंड बी ही चाहिए ना। तो एक एक कर लेते हैं ना। एडजॉइंट क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा कोफैक्टर, दिस मीन्स फर्स्ट वाले पोजीशन का कोफैक्टर निकालते हैं। जो फर्स्ट वाले पोजीशन कोफैक्टर निकालोगे, ये तो ए वन वन है, दिस मीन्स वन प्लस वन माइनस वन टू दी पावर वन प्लस वन, मतलब पॉजिटिव आने वाला है, मतलब जो भी वैल्यू आने वाला है डिटर्मिनेंट का वही। टू इंटू वन टू माइनस थ्री बी। तो इस पोजीशन पे अब देखो, जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, कोफैक्टर ऑफ एम। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला जो है वो टू माइनस थ्री भी है, इसमें तो ए इन्वॉल्व ही नहीं है। ओके, एंड पहले वाले का ट्रांसपोज लोगे तब भी क्या दिक्कत है, वही रह जाएगा। अब देखो, या तो इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, मतलब इस पोजीशन के लिए इस पोजीशन का निकालो, दिस इज वन ए वन टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ए वन टू मतलब माइनस वन आ गया ऑलरेडी, इसका रो इसका कॉलम हटाओ, वन इंटू वन वन, ये तो कांस्टेंट आ रहा है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको हटाओगे तो ये ए ही हट जाएगा, मतलब इस पोजीशन वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन इस पोजीशन वाले को लिखते हैं, इस पोजीशन में कोफैक्टर्स निकालोगे तो वहाँ ए बी दोनों इंक्लूड हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं लेने का। इस पोजीशन वाले को निकालो, टू वाले का निकालोगे तो ये गया, दिस इज़ व्हाट, ए टू टू, मतलब फिर से पॉजिटिव है ना, ए वन वन ए टू वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इसी का निकाल लेते हैं, दिस इज जीरो इंटू जीरो माइनस थ्री इंटू ए, तो माइनस थ्री ए। एंड इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोज करोगे तो टू माइनस थ्री भी यहीं रह जाएगा, एंड ये भी तो यहीं रह जाएगा, बीच वाला पोजीशन तो चेंज ही नहीं होगा। दिस मीन्स एडजॉइंट ऑफ एम एग्जैक्टली यही आने वाला है। मैंने सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरत है क्या, नहीं है। ये एलिमेंट कुछ आएगा, ये एलिमेंट कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, एडजॉइंट ऑफ एम अल्टीमेटली आ जाएगा, है ना। एडजॉइंट एम आ गया, इसको इक्वेट करना होगा इससे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू माइनस थ्री बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस वन। दिस मीन्स थ्री बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, थ्री, बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन। ओके, माइनस थ्री ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस सिक्स, ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, टू। सो वी हैव गॉट ए टू बी वन, दोनों का सम कितना आ रहा है, थ्री। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ पता चल गया, विच इज़ एम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एम पता चल गया। एम मैट्रिक्स क्या है, जीरो वन, ए के जगह पे टू लिखोगे, वन टू थ्री थ्री, बी के जगह वन लिखोगे, वन। ये है हमारा एम मैट्रिक्स। एम मैट्रिक्स पता चल गया, एडजॉइंट एम मुझे पता है, ए बी सब पता है। ओके, अब ऑप्शन नंबर आगे चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा इजी लग रहा है। एक प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ कोई मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इज मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट पे पावर एन माइनस वन, है ना, वेयर एन इज़ व्हाट, एन इज़ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए के जगह यहाँ पे क्या है, एम स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर का मॉडुलस पे पावर एन माइनस वन, और ये जो मैट्रिक्स है ये थ्री क्रॉस थ्री है, दिस मीन्स ये टू आएगा। अच्छा, दिस इज सेम एज मॉड एम का पावर फोर, मॉड एम निकालना पड़ेगा मतलब, तो डिटर्मिनेंट एम निकालो भाई यहाँ से। डिटर्मिनेंट एम जब कैलकुलेट करोगे तो जीरो लिखोगे, जीरो से जीरो गया, माइनस वन लिखोगे तो उसका रो इसका कॉलम ख़त्म करोगे, वन इंटू वन वन, माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, देन टू लिखोगे प्लस के साथ, टू का कॉलम टू का रो गया, वन इंटू वन वन, माइनस थ्री इंटू टू सिक्स। तो ये अल्टीमेटली कितना आ रहा है, नाइन माइनस वन माइनस एट, माइनस वन तो एट, सिक्स माइनस वन फाइव, माइनस फाइव इंटू टू तो माइनस टेन।
ये अल्टीमेटली -2 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आ गया -2। अच्छा -2⁴ कितना आएगा, तो बोलेंगे 16 आएगा। ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो ये दोनों चेक हो गया आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अब देखो यार ऑप्शन बी, एडजॉइंट m का इन्वर्स, एडजॉइंट m का इन्वर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स की वैल्यू -m के बराबर, ये प्रूफ करना है। तो यार इसमें एडजॉइंट का कुछ कुछ प्रॉपर्टी लगेगा, और तुम्हें ये बताया जाता है कि एडजॉइंट जो है ना लॉग के सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो ऐसे देखो कि मुझे एक चीज़ पता होता है कि एडजॉइंट ऑफ m इन्वर्स लिखो या एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स लिखो, एक ही बात होता है। दिस मीन्स ये दोनों एक ही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स, उसको भी लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स। तो एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स का 2 गुना लिखा हुआ है ये। अच्छा 2 टाइम्स एडजॉइंट कोई भी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स इज सेम एज क्या, बताओ, वो मैट्रिक्स इंटू उसका मॉडुलस, है ना, वो मैट्रिक्स इंटू उसका मॉडुलस। तो वो जो मैट्रिक्स है m इनवर्स इंटू उसका मॉडुलस, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे वो मैट्रिक्स इंटू उसका मॉडुलस नहीं, हमें ये पता होता है ना कि a इनवर्स इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a इज बेसिकली a इनवर्स इंटू उसका मॉडुलस। ओके, सो a के जगह m इनवर्स है, m इनवर्स का भी इनवर्स मतलब m इंटू m इनवर्स का मॉडुलस। तो दिस इज सेम एज 2 इंटू m इनवर्स का मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ m, डिवाइड करोगे, मॉडुलस ऑफ m इज -2, तो 2/-2 -1 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली -m आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब ऑप्शन डी पे चलते हैं। ऑप्शन डी में एक इक्वेशन गिवन है m इंटू अल्फ़ा बीटा गामा वाला चीज़ इज इक्वल टू 1 2 3। देन वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कुछ पता चलेगी, देन वी हैव टू दिस। अब देखो इसको सॉल्व करने का मल्टीपल वे हो सकता है। वी नो m मैट्रिक्स मुझे पता है, ठीक है, एंड मुझे एक रिलेशन इन्होंने दिया m अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कुछ तो दिया है 1 2 3। ओके 1 2 3। अगर तुम m मैट्रिक्स तुम्हें पता है, तुम m मैट्रिक्स यहाँ रख सकते हो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एक मैट्रिक्स आएगा कॉलम मैट्रिक्स, सुनते रहो बस, एक कॉलम मैट्रिक्स आएगा, उस कॉलम मैट्रिक्स को इससे इक्वेट करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा में एक इक्वेशन आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा में एक और इक्वेशन आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा में एक और इक्वेशन आएगा। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्रैमर्स रूल या फिर जैसे भी हो तुम सॉल्व करोगे, वहाँ से यू विल फाइंड अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालोगे, देन यू विल सब्सटीट्यूट दैट इन दिस। तो ये ओवरऑल एक क्वेश्चन खुद में है, तुम खुद सोचो ना, इतना लंबा कैलकुलेशन। इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है कि सिंस m एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, एंड हमें उन्होंने एडजॉइंट ऑफ m ऑलरेडी गिवन है, दे रखा है, तो क्यों ना m इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे। जब m इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा बीटा गामा m इन्वर्स 1 2 3। m इन्वर्स निकालने में कोई पेन है क्या, बोलेंगे नहीं, पेन नहीं है। वी नो m इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ m, दोनों मुझे पता है। डिटर्मिनेंट ऑफ m इज -1/2, एडजॉइंट ऑफ m को यूज करो अब, -1 1 -1। तो यहीं से मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, है ना, क्यों उतना दूर जाना। सो यार दिस इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ। ये कैलकुलेट कर लेते हैं। -1/2 तो एक कांस्टेंट, इसको बाहर रहने देंगे। देखो यार ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 2 2,
-1 इंटू 3 -3. ओके, सो दिस इज बेसिकली -2 है ना. अब इसको देखो, उससे मल्टीप्लाई करो. 8 इंटू 1 इज 8, -12, 2 इंटू 3 6, तो 8 6 14 -2, तो ये तो +2 आ गया. -5 इंटू 1 -5, 3 इंटू 2 +6 -3, तो ये आ गया 5 3 8 -2. ओके, तो इस 2 को अंदर ले जा सकता -2 को, तो ये 1 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, एंड ये अल्फ़ा बीटा गामा के बराबर है एग्जैक्टली. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी. बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. गामा की वैल्यू आ जाएगी 1. अब उन्होंने पूछा अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा 3 है, तो एग्जैक्टली दिख रहा है 3 है. तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी भी सही हो गया. तो अगर सेकंड अप्रोच रखोगे तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा स्पीड तुम्हारा कैलकुलेशन. क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ए ऑलरेडी गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन अगर 3 इक्वेशन अल्फ़ा बीटा गामा बनाओगे, 3 वेरिएबल होंगे, उसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा. तो तुम्हें दिख रहा है कि हमने अभी तक 2 क्वेश्चन किए, लेकिन वो 2 क्वेश्चन ही एक्चुअल में कितने क्वेश्चन है, टोटल 8 क्वेश्चन है, क्योंकि 4 ऑप्शंस प्लस 4 ऑप्शंस, टोटल हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक्चुअल में. ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से. अभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि यही एक इजी क्वेश्चन आया था मल्टीपल करेक्ट टाइप में. अब देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई बॉक्स वगैरह बना लिया करो. जैसे दे हैव गिवन, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसको एक बार प्लॉट करो. प्लॉट करने का मतलब एक बार खुद में एक बार डायग्राम में शो करने की कोशिश करो क्या बोलना चाह रहे हैं. 3 बैग्स B1 B2 B3, 3 बैग बना लो आंख बंद करके. बस आंख बंद करके ऑब्वियस सी बात है नहीं बना पाओगे, तो आंख खोल लेना. ठीक है, सपोज दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2, सबका प्रोबेबिलिटी रिस्पेक्टिव B1 B2 B3 बोल दिया मैंने. द बैग 1 कंटेंस 5 रेड बॉल, 5 रेड बॉल है एंड 5 ग्रीन बॉल. ये लिखने में गड़बड़ मत करना बस. ओके, बैग 2 कंटेंस 3 रेड बॉल, ओके, एंड 5 green balls. Then bag 3 contains 5 red ball and 3 green ball. Okay. अब बोला गया बैग 1 2 3 है प्रोबेबिलिटीज 3/10, 3/10, 4/10 रेस्पेक्टिवली ऑफ बिंग चूजन. ऐसा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 1 सेलेक्ट होगा, वो गिवन है 3/10. क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 2 सेलेक्ट होगा, वो भी गिवन है 3/10. एंड क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 3 सेलेक्ट होगा, वो गिवन है 4/10. ओके, नेक्स्ट, अ बैग इज चूजन और सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द बॉल. कोई भी एक रैंडम बैग सेलेक्ट किया, उससे एक बॉल निकालिए. इस टाइप के क्वेश्चन बहुतों बार आ चुके हैं, क्लास इलस्ट्रेशन किया जाता है ऐसा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. सब करेक्ट पूछ रहा है भाई. सबसे पहला, what is the probability that the chosen ball is green given that selected bag is bag 3? What is the probability that the chosen ball is green given that bag selected is bag 3? ओके, तो ये तो इजी है. क्या प्रोबेबिलिटी है B3 इंटरसेक्शन G डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी B3, है कि नहीं. या फिर इसको करने का एक और तरीका है कि हमें ये पूछा जा रहा है डायरेक्टली कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो बैग 3 सेलेक्ट हुआ एंड ग्रीन आया. ठीक है, दिस इज लाइक क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 3 सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन गिवन बैग 3 सेलेक्ट किया था. ओके, सही लिख रहा हूँ ना मैं, एक सेकेंड. नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी ना है, वहाँ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया. ठीक है, उसको देख लेंगे. ये क्योंकि किसी भी एक ऑप्शन में ऑलरेडी छुपा हुआ होगा. चलो ऑप्शन बी जो इजी है सबसे पहले उसको देख लेते हैं. बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन. ये किसका है क्वेश्चन, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का. तुम सोचो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन. तुम बोलोगे क्या प्रोबेबिलिटी है B1 से सेलेक्ट हुआ एंड ग्रीन सेलेक्ट हुआ. क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 2 सेलेक्ट हुआ एंड गिवन बैग 2 सेलेक्ट हुआ एंड ग्रीन निकला. क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 3 सेलेक्ट हुआ एंड G/B3.
ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं, ये तो ईजी है। ओके, क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 1 सेलेक्ट हुआ? 3/10। अच्छा, बैग 1 सेलेक्ट हो गया तो क्या प्रोबेबिलिटी ग्रीन निकलने का? 1/2। कैसे? टोटल 10 बॉल है, 5 ग्रीन है तो 5/10। क्या प्रोबेबिलिटी बैग 2 सेलेक्ट होगा? 3/10। ग्रीन बैग 2 5/8 प्लस क्या प्रोबेबिलिटी है बैग 3 सेलेक्ट होगा? बैग 3 सेलेक्ट होने का 4/10 प्रोबेबिलिटी है। ग्रीन बैग 3 3/8। ओके, सो दे आर आस्किंग, यहाँ से आ जाएगा 3/20 प्लस 15/80 प्लस 12/80। ओके, तो ये भी 12/80 है। सो दिस इज बेसिकली कितना आ गया? 12 + 12 24, 24 + 15 24 + 15/80 है ये तो। 5 4 9 2 1 3 39/80। तो ये तो 39/80 आ गया। क्या 39/80 आंसर गिवन है? हाँ, ऑप्शन बी गिवन है, ऑप्शन बी सही हो गया। अभी ऑप्शन ए निकाल सकते बहुत ही आसानी से। बोला है क्या प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन एंड गिवन चूजन बॉल इज ग्रीन, क्या प्रोबेबिलिटी है चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3। ये गिवन है, तो ये तो अभी अभी तुरंत हमने कैलकुलेट किया। क्या प्रोबेबिलिटी है सेलेक्टेड बैग B3 है, देन ग्रीन निकला 3/8। तो ये तो आंसर सही हो गया ऑलरेडी, ये तो ईजी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन। सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन। B3/G निकालना है इस पर, ठीक है। एंड डी में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 चूजन दैट द बॉल इज ग्रीन। अरे, ये दोनों सेम पूछा है क्या? प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट द चूजन। यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे एंड है। ओके, तो ये तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन। B3 इंटरसेक्शन G पूछ रहा है ये, तो ये वाला पार्ट पूछ रहा है। तो ये वाला पार्ट कितना आ रहा है? 4/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, तो 4 × 2, ये तो 3/20 आ रहा है, लेकिन ये 3/10 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। अब आते हैं भाई ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन। सो दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी G, एंड यहाँ से तुम ऐसे बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी B3 इंटू प्रोबेबिलिटी G/B3। बेस थ्योरम बोल दो या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोल दो, जो भी बोलना है बोल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी B3 इज 4/10 था, G/B3 3/8 था। प्रोबेबिलिटी G 39/80 आया है, तो ये तो 80 गया। दिस इज 12/39। सो 3 × 4 3 3 13, तो 4/13 आ रहा है, ये तो 5/13 है, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी, ये पूरा का पूरा मतलब हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीनों में ऐसा नहीं कि बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट तो नहीं लग रहा है, बस यही है कि सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर करके हमें चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर करके चेक करना पड़ रहा है। ओके, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो आज ही आने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 2019 का पेपर 1 आज कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 2019 के पेपर 2 में जाएंगे, एंड इसी वीक हम लोग 2020 का भी स्टार्ट कर देंगे। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल दी बेस्ट।